हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तुषार फ्रॉम द न्यू एम्बियंस अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 9, मोशन। तो हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाने की कोशिश करेंगे। मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. What causes the phenomena of sunrise, sunset, and changing of seasons? It is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हम रोज़मर्रा के जीवन में आसपास हमारे मोशन देख सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई कर रही है, फिश स्विम करते हुए हम देख सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड जो है वो वेन्स और आर्टरी के थ्रू मूव कर रहा है। इसी के अलावा ब्रह्मांड में और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही है, जैसे कि हम एटॉमिक स्केल पर जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके मूव कर रहे हैं। ये सारे जो भी माइक्रो स्केल पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं थ्रू डिवाइसेस या फिर कि ऐसा मूवमेंट भी हो रहा है। आगे लिखा है कि प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज में भी अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं और ये सब भी मोशन में है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के अनुसार चेंज कर रहा हो, है ना, तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसके अलावा कई बार जैसे हम जो है मोशन को परसीव नहीं कर पाते, लेकिन हम इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू, ठीक है, कह सकते हैं कि मोशन हो रहा है। कैसे कह सकते हैं? जैसे कि अगर हम हवा को देखें, क्या हम हवा को देख सकते हैं? नो, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं। और हमें अगर कोई पूछे कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, तो हमको ये देखना होगा कि मिट्टी को हवा किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, या फिर अगर हम देखें कि सूखी पत्तियां जो है वो शाखों से जब गिर रही है तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इससे हम बता सकते हैं कि मोशन किस डायरेक्शन में है एयर का, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल इनडायरेक्ट परसेप्शन का। और फर्स्ट जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कार मूव करना या फिर प्लैनेट्स का मूव करना, ये सब हम डायरेक्टली टेलीस्कोप्स या फिर माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिया है एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति को मूव करते हुए दिखाई देगा और किसी व्यक्ति को वो एकदम स्थिर नजर आएगा। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। जैसे कि अगर हम बस से बाहर देखें खिड़की के, तो हमें नजर आएगा कि अगर रास्ते में कोई पेड़ है तो वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा है? नहीं, पेड़ जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है, हमारी बस आगे की तरफ मूव कर रही है, इस वजह से हमें लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहा है। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. लेकिन अगर हम रास्ते पर खड़े हैं और हम बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें ऐसा लगेगा कि ये बस मूव कर रही है, उसके अंदर के पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन हम स्टेशनरी हैं। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. पर अगर कोई व्यक्ति बस के अंदर ही बैठा है तो उसको क्या लगेगा कि मेरे साथ जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो भी
स्टेशनरी है वो, क्योंकि वो लोग जो है वो सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सीधी लाइन में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ ले सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ जगह पे कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आपको देखने मिलेगी जहां पे आपको वाइब्रेशन, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन ये तीनों साइमल्टेनियसली देखने को मिलेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न है कि हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मूव करते हैं उसे समझने की कोशिश करें। इसके अलावा हम इसी की सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ्स के थ्रू स्टडी करेंगे, और हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक्टिविटीज़ छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। Describing motion. Point 8.1, describing motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe position of an object, we need to specify a reference point called the origin. यहाँ पर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको पहले एक ओरिजिन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट को लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने रेलवे स्टेशन को एज अ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट लिया, और उसकी पोजीशन के हिसाब से हमने स्कूल की डायरेक्शन को बताने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे कि मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये लाइन डायग्राम। इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन होता है वो होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B, and C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. यानी कि यहाँ पर हमने इस लाइन के ऊपर में एक ऑब्जर्वेशन किया। लेट से एक कार है या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ओ से स्टार्ट किया मूव करवाना। इस ऑब्जेक्ट ने ओ से मूव करना शुरू किया। सो ओ से लेकर ये पहले सी पे पहुंचा। ठीक है, सी से इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बी तक। देन बी से आगे बढ़ते हुए ये फाइनली पहुंचा ए तक। ठीक है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट ए से वापस मुड़ा, पहले बी की तरफ आया एंड फिर फाइनली ये सी की तरफ पहुंच गया। तो हम अगर यहां पर दो अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंसेप्ट है आपका डिस्टेंस का। तो अगर हम प्योर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कि ओ से सी में 25 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, सी से बी में और 10 किलोमीटर यानी टोटल 35 किलोमीटर्स, और फिर बी से ए में जो है आपका 25 किलोमीटर्स और ट्रैवल हो गया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक के आपका जो है 60 किलोमीटर्स ट्रैवल हो गया, है ना। फिर उसके बाद ए से वापस हम पीछे की तरफ जब जाने लगे तो बी पे पहुंचते वक्त
हमारा डिस्टेंस कितना और ट्रैवल हुआ 25, प्लस इसके अलावा बी से हम फिर से सी की तरफ गए तो हमारा 10 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो हम टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं कितना ट्रैवल हुआ, ओ से लेकर ए तक 60 और ए से लेकर सी तक 35, यानी 60 प्लस 35 दैट इज 95 किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हुआ है ना। इसके बाद देखो, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू या डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमको सिर्फ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। जैसे कि हम हमारी अगर घर पे गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी में जो आपने देखा होगा रीडिंग्स होती है किलोमीटर्स की, कि कितनी किलोमीटर्स गाड़ी चली, वो होती है प्योर डिस्टेंस की रीडिंग्स, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें हमारे केस में, तो पहले ऑब्जेक्ट ओ से लेकर ए तक गया और ए से लेकर सी तक आया, है ना। लेकिन अगर हम इनिशियल पॉइंट से सी तक का डिस्टेंस देखें तो सी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 25 किलोमीटर का सिर्फ, है ना। लेकिन टोटल हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हमने टोटल डिस्टेंस किया ट्रैवल 95 किलोमीटर्स, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने सिर्फ किया ऑब्जेक्ट का ओ से सी तक का 25 किलोमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका ओ से लेकर सी तक मूव हुआ है फाइनली, तो हमने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस बस डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट देखा है, और 95 किलोमीटर्स का हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी को, कि उसे हम कहेंगे डिस्टेंस, और जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है या फिर जब दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल था 95 किलोमीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टोटल है हमारा 25 किलोमीटर्स, है ना। अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हम कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे हमारा यही केस अगर हम ले, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ओ से लेकर ए की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस भी 60 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 60 होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन पूरी तरीके से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है टोटल डिस्टेंस का, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। आगे में हम देखेंगे कि दो टाइप के हमारे मोशन होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग होता है कि एक जैसा, जैसे आपका स्कूल में यूनिफॉर्म होता है वैसे ही स्कूल में जैसे कि सारे बच्चों का यूनिफॉर्म सेम होगा, है ना, इसीलिए उसे यूनिफॉर्म करता है कि सब में वो सेम है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे कैजुअल डे में आप देख सकते हैं स्कूल में अगर किसी का बर्थडे है तो उसको सिविल ड्रेस पहन के अलाउड होना होता है, आना अलाउड होता है ना। तो उस दिन हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म पर्सन है ना, क्योंकि उस दिन उसने सिविल ड्रेस पहनी हुई है। वैसे ही फंक्शन के दिन हम देखेंगे या फिर हम जनरल लाइफ में आसपास देखेंगे तो सब यूनिफॉर्म होते हैं? नहीं, सब अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यही सेम केस हम मोशन के लिए यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? लेट्स से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. Let it travel 5 meters in the first second, 5 more in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और वो हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले भी एक सेकंड में उसने 5 किया, दूसरे में 5 किया, तीसरे में 5 और चौथे में 5। तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 मीटर्स, है ना। इसके बाद में एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब ऑब्जेक्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करे।
The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are some instances of non-uniform motion. यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम अगर रोज़मर्रा की हम जिंदगी में हमें देखें तो हमें जनरली नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेकर किसी भीड़भाड़ वाले इलाके से जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, फिर अगर रास्ता क्लियर मिल गया तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आपने अनइक्वल डिस्टेंसेस और अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किए एक सिमिलर इक्वल टाइम फ्रेम में, इसीलिए हम क्या कहेंगे, अभी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। यहां आप टेबल में देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर्स और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर्स। तो यहां पर अगर हम ए का केस देखें तो 9:30 से लेकर 9:45 यानी 15 मिनट में इसने 20 यानी टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर उसने अगले 15 मिनट में और 10 मीटर, फिर उसके बाद और 10 मीटर, ऐसे करते करते 10 से लेकर हमारी वैल्यू 70 तक इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हम यहाँ पर बी में देखें तो 9:30 को इसने 12 मीटर्स कवर कर लिए थे जीरो से, फिर उसके बाद अगले 15 मिनट में इसने 19 में से 12 यानी 7 मीटर्स कवर किए, फिर उसने 4 मीटर्स कवर किए नेक्स्ट 15 मिनट्स में, फिर उसके बाद में 12 मीटर्स कवर किया, फिर उसके बाद में 2 मीटर्स कवर किया। इसी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर 15 मिनट के इंटरवल में बी जो ऑब्जेक्ट है उसने अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मेजर कैसे करेंगे रेट ऑफ मोशन को, ठीक है। ये टॉपिक हम कल लेंगे या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर द डे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन आपको माइक्रो स्केल पे यानी एटम से लेकर तो आपको ब्रह्मांड में बड़े ऑब्जेक्ट्स में यानी कि गैलेक्सीज तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल देखा कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कैसे होता है। इसमें हमने दो अलग अलग चीज़ों को समझा। पहला था हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ग्रॉस आपने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट किया, दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने दो अलग अलग टाइप के मोशंस देखे। पहला था आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसी के विपरीत हो रहा है, मतलब कि टाइम का इंटरवल तो सेम है लेकिन डिफरेंस है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड में, है ना। चलो, ये था आज का लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।